मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम बाबर के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी जानते हैं कि रामलला के मंदिर को बाबर अपने शासनकाल में ध्वस्त कर उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जो बहुत सालों के पश्चात अब जाके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय आने के पश्चात अयोध्या में रामलला का मंदिर निर्माण हो रहा है। पूरे देश के सहयोग से, सरकार की इच्छा शक्ति से आज अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। इस मंदिर का निर्माण एक कमेटी के द्वारा बनाई जा रही है। बाबर का पूरा नाम जाहिर उद्दीन मुहब्बर बाबर था। उसने भारत में तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर अपनी क्रूरता के लिए भी माना जाता था। बहुत अत्याचारी था, बहुत क्रूर था। कई हजार लोगों की उसने हत्या कराई थी। बाबर के पिता की मौत के बाद उसने सिर्फ 11 साल में ही शासन करना शुरू कर दिया था। कम उम्र में ही उसने बहुत से युद्ध लड़े थे। बहुत से कम में ही अब बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जिस कारण उसके युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। बच्चे, बहुत कम समय से ही उसने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते उसको इसमें महारत हासिल हो गई। युद्ध की रण कौशल, युद्ध की स्थिति को वो भली भांति समझता था और उस हिसाब से वो अपनी रणनीति को अंजाम दिया करता था। बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 को फरगना घाटी उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना घाटी के शासक थे। बाबर की माता का नाम कुतलुग निखार खानम था। बाबर अपने पिता की तरह से तैमूर का वंशज था और अपनी माँ की तरह से चंगेज खान का वंशज था। क्या मतलब? पिता की ओर से तैमूर का वंशज और अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान का वंशज। युद्ध कौशल और कुशल प्रशासक उसके खून में था। वो काफ़ी कुशल प्रशासक भी था और रण कौशल, युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। बाबर की मातृभाषा चंगताई भाषा थी, लेकिन वह वहाँ पर फारसी भाषा अधिक बोली जाती थी। बाबर फारसी भाषा में प्रवीण था। उसने बाबरनामा ग्रंथ चगताई भाषा में लिखाया था। शारीरिक क्षमता के विषय में हम कह सकते हैं बाबर शरीर से बहुत ही शक्तिशाली था, हृष्ट-पुष्ट था। वह व्यायाम करना पसंद करता था। व्यायाम करने के लिए वह दोनों कंधों पर 2 लोगों को लाद कर दौड़ भी लगाया करता था। अपने रास्ते में आने वाली नदियों को तैर कर पार कर जाता था। बाबर ने गंगा नदी को 2 बार तैर कर पार किया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। कहा जाता है कि बाबर की कुल लगभग 11 पत्नियां थी, जिसके ऊपर 20 बच्चे हुए थे। आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारक यसूरफई और गुलनार उगाचा उनकी पत्नी थी, या बेगम कह लीजिए। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जितने बच्चे थे उसमें हुमायूं जो था वो बड़ा बेटा था और उसी को बाबर ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। फारसी में मंगोल जाति को मुगल कहकर पुकारा जाता था। क्या कहता था? फारसी भाषा में मंगोल जाति को मुगल कहकर पुकारा जाता था। बाबर की प्रजा में मुख्यतः फारसी और तुर्क लोग शामिल थे। उसकी सेना में फारसी, तुर्क, मध्य एशियाई कबीले के अलावा पश्तो और बलाव जाति के लोग शामिल थे।
मुगल सम्राट बाबर मध्य एशिया पर राज करना चाहता था। उसकी नज़र भारत पर पड़ी। बाबर जो था पूरे मध्य एशिया पर अपना राज्य कायम करना चाहता था। उसी दरमियान उसकी नज़र भारत पर पड़ी। उन दिनों भारत की राजनीतिक दशा बहुत खराब थी और भारत के कई रियासतें में भारत बटा हुआ था और किसी से किसी की अच्छे संबंध नहीं थे, जिस कारण यहाँ लोग एक दूसरे के विरोध में थे। उन दिनों भारत की राजनीतिक दशा की खराब होने के कारण यहाँ राजा एक दूसरे से लड़ने में ही व्यस्त थे। यह स्थिति बाबर के यहाँ आने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, जो बहुत ही लड़ाइयाँ हार रहा था। उसके हाथ में शासन धीरे धीरे निकलता जा रहा था। उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर अफगान और राजपूत राज कर रहे थे। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान इब्राहिम लोदी के काम से संतुष्ट नहीं थे। वे खुद दिल्ली के सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। उनको बाबर के बारे में जानकारी थी। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। किसने? आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर को यह फायदे की बात लगी और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वह दिल्ली आ गया। उन लोगों के आमंत्रण पर उसे लगा कि यहाँ आना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और वो यहाँ आ गया। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर किया था और भेरा के किले को जीता था। बाबरनामा में इस घटना का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद और तोपखाने का भी इस्तेमाल किया था। आप सभी जानते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर को विजयी होने का एक कारण यह था कि उसकी कुशल नेतृत्व और कुशल युद्ध क्षमता और संगठित सैनिकों के कारण उसकी हर जगह विजय होती गई। आधुनिक हथियार थे, उसके पास तोपखाने थे, जिस कारण उसे हर जगह सफलता मिलती गई। पानीपत की पहली लड़ाई अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और भारत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। यह युद्ध करने के पहले बाबर ने 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी कि उसे इस युद्ध में कामयाबी मिल जाए। कई बार उसने अपनी अपनी अलग अलग रणनीतियाँ बनाई। उन रणनीतियों को इम्प्लीमेंट करते हुए उसने पानीपत की युद्ध को अंजाम दिया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह भी चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी युद्ध करे, क्योंकि इब्राहिम लोदी उसका शत्रु था। राणा संगा ने भी बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दिया था। बाबर को इस युद्ध में जीत मिली थी। खुद को हारता देखकर इब्राहिम लोदी ने स्वयं मौत को गले लगा लिया था। हिंदुस्तानी राजाओं को लगता था कि बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीतकर पुनः वापस चला जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सका। बाबर भारत में ही रह गया और अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए अलग अलग रणनीति बनाने लगा। खनवा की लड़ाई में मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह को लगता था कि बाबर पानीपत की प्रथम विश्व युद्ध जीतकर वापस चला जाएगा, पर बाबर ने भारत में रहने का मन बना लिया और राणा संग्राम सिंह को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। इसके परिणाम स्वरूप खंडवा की लड़ाई हुई। यह लड़ाई 17 मार्च 1527 ईस्वी को खनवा स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में राजपूत वीरता से लड़े, पर बाबर के पास बारूद और अत्याधुनिक हथियार और तोपखाने थे, जिसके सामने राजपूत ठहर नहीं पाए और इस युद्ध में वे सभी पराजित हो गए। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने खुद को हारता देखकर आत्महत्या कर ली। घाघरा की लड़ाई। बाबर मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह को हरा चुका था, पर उसके बावजूद उसके लिए कई चुनौतियां अभी भी बची हुई थी। बिहार और बंगाल में अफगानी शासक राज कर रहे थे, जो बाबर को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे, भगाना चाहते थे। मई 1529 को बाबर और अफगान शासकों में युद्ध हुआ। यह युद्ध घाघरा स्थान पर लड़ा गया। बाबर को इस युद्ध में जीत मिली। इस युद्ध के बाद बाबर और उसकी सेना ने भारत के राज्यों को लूटना शुरू कर दिया
और बाबर क्रूर व्यक्ति था। वह हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करता था। बाबर की क्रूरता के विषय में अब आगे के जो भी व्याख्यान होगा उसमें आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाबर का शासनकाल के विषय में जो भी बातें हुई हैं, इससे आगे की बातें अगले व्याख्यान में आपसे करूँगा।